झूरी के पास दो बैल थे जिनका नाम हीरा और मोती था। दोनों बैल दिखने में बहुत सुंदर थे। इतना समय साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। जब इन दोनों बैलों को हल या गाड़ी में जोत दिया जाता तो दोनों में मन में यही चेचट होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरे ऊपर हो। और जब दोनों को खाने को भूसा दिया जाता तब दोनों एक साथ खाते। एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया, लेकिन उन बैलों को क्या पता उन्हें कहाँ भेजा जा रहा है। तुम कुछ समझे? मालिक ने हमें बेच दिया है। हाँ, हमने तो कभी शिकायत नहीं की। जो दिया हमने चुपचाप खा लिया और खेत में काम किया। फिर भी हमें क्यों बेच दिया? इधर झूरी के साले गया को उन दोनों बैलों को घर पहुंचाना मुश्किल हो गया। कभी वो उन्हें आगे से खींचता तो कभी पीछे से हाँकता। दोनों बैल कभी दाएं जाते तो कभी बाएं जाते। बेचारे का बुरा हाल हो गया था। शाम होने तक दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए और जब चारा खाने के लिए दोनों को नाद में डाला गया तो दोनों में से एक ने भी चारे को मुंह नहीं लगाया। उन दोनों बैलों का दिल भारी हो रहा था। जिसे उन दोनों ने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया था। नए घर, नए गांव और ये लोग उन्हें बेगाने से लग रहे थे। दोनों ने अपनी मुंह भाषा से सलाह की और लेट गए। जब सब गांव वाले सो गए तब दोनों ने जोर मारकर अपने खूंटे तुड़ा डाले और वो वहां से अपने घर भाग गए। इधर झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं और दोनों की आंखों में गुस्सा झलक रहा है। झूरी दोनों बैलों को देखकर खुशी से गदगद हो गया और उसने भागकर दोनों को गले लगा लिया। जब ये बात सबको पता चली कि हीरा और मोती खुद ही लौटकर घर आ गए हैं तो सब लोग वहां इकट्ठा हो गए और तालियां मारने लगे। ऐसे बैल पूरे गांव में किसी के पास नहीं होंगे। इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। बैल नहीं, ये तो पिछले जन्म के आदमी हैं। तभी झूरी की पत्नी ने जब बैलों को देखा तो वो जल उठती है। कितने नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी वहां काम नहीं किया और भागकर यहाँ आ गए। झूरी अपने बैलों पर ये इल्जाम न सुन सका। नमक हराम क्यों कह रही हो? चारा नहीं दिया होगा तो क्या करते वहां? हाँ हाँ, बस तुम ही तो बैलों को खाना खिलाना जानते हो और सभी तो पानी पिलाकर रखते हैं। चारा मिलता तो भागते ही क्यों? इसलिए क्योंकि वो लोग तुम बुद्धुओं की तरह बैल को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, इसलिए तो भाग निकले। अब देखती हूँ कैसे खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी इन्हें, चाहे खाएं या मरे। झोरी की पत्नी ने काम करने वाले मजदूर को भी खूब सुनाया। खबरदार इन दोनों को खली और चोकर डाला तो। मजदूर ने भी रूखा भूसा दोनों बैलों को डाल दिया। जब दोनों बैल खाना खाने लगे तो कोई भी स्वाद नहीं आ रहा था। दोनों बैल झूरी के दरवाजे की ओर देखने लगे। तभी वहां झूरी आता है। अरे, थोड़ा खली क्यों नहीं डाल देता? मेरे से ना होगा, मालकिन बहुत मारेगी। अगले दिन झूरी का साला फिर वहां आ जाता है। अब की बार वो बैलों को गाड़ी के साथ ले जाता है। दो चार बार तो मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। हीरा ज्यादा सहनशील था। शाम होने के साथ ही गया ने दोनों को घर में मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया और फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अगले दिन गया ने दोनों को हल के साथ जोता, लेकिन दोनों ने जैसे पैर न उठाने की कसम खाई थी। गया खूब डंडे मारकर थक गया था, लेकिन उन्होंने पैर न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर जोर से डंडा मारा तब मोती से रहा न गया और वो हल लेकर भागा। अगर गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ में न आते। भागना व्यर्थ है। तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। पकड़े जाने पर बहुत मार पड़ेगी।
पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार ही पड़ेगी। इधर गया और दो आदमियों के साथ भागा आ रहा था और उनके हाथों में लाठियां थी। कहो तो मजा चखा दूं इनको। फिर हीरा ने समझाया कि खड़े हो जाओ, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है कि हम दूसरों को मारें। तभी गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। आज दोनों के सामने वही भूसा लाया गया और दोनों चुपचाप खड़े रहे। इधर घर में भोजन करने लगे। तभी एक छोटी सी लड़की आकर उन दोनों बैलों को एक एक रोटी खिलाती है। एक एक रोटी से तो दोनों की भूख शांत नहीं हुई, लेकिन दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। यहाँ किसी सज्जन का वास है। वो लड़की इसी घर की थी। उसकी माँ मर गई थी और सौतेली माँ उसे रोज मारा करती थी। इधर दोनों बैलों को दिन भर खेत में जोता जोता कर शाम को खूंटे पर बांध दिया जाता है और हर रोज वही सूखा भूसा डाल दिया जाता है और हर रोज रात को वही बालिका आती है और दोनों को एक एक रोटी खिलाती है। अब तो नहीं सहा जाता हीरा। क्या करना चाहते हो? मैं इसको सीधा सींग पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वो प्यारी लड़की जो हमें रोज रोटी खिलाती है वो अनाथ हो जाएगी और उसकी सौतेली माँ उसे और ज्यादा पीटेगी। तो मालकिन को फेंक दूं, वही तो इस लड़की को मारती है। अरे, औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल गए क्या? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, रस्सी तोड़कर भाग चलें? हाँ, ये ठीक रहेगा, लेकिन ये इतनी मोटी मोटी रस्सियाँ टूटेंगी क्या? अरे, पहले इनको चबाते हैं, फिर देखो एक ही झटके में कैसे टूटेगी। रात होते ही दोनों रस्सियां चबाने लगे, लेकिन वो इतनी मजबूत थी कि बात ही नहीं बनी। ये सब वो लड़की देख रही थी। वो उनके पास जाती है और उनको सहलाती है। मैं रस्सी खोल देती हूँ, तुम दोनों भाग जाओ, नहीं तो ये तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। मैंने इनको बात करते सुना था, ये कल सुबह तुम्हारी नाक में रस्सी डालने वाले हैं। छोटी लड़की उनकी रस्सियां खोल देती है। दादा, बैल भाग रहे हैं, उठो, जल्दी उठो। गया हड़बड़ा के उठा और कुछ आदमियों को भी उठाया। इतने में दोनों बैल वहां से भाग गए। भागते भागते दोनों बैल कहीं बहुत दूर पहुंच गए। न रास्ते का पता चला। ये तो नए नए गांव ही दिख रहे हैं, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। हाँ, भागते भागते पता नहीं चला कि हम कहाँ आ गए हैं। तभी वहां पर एक खेत में वो घास खाने लगते हैं और वहां पर सामने एक बड़ा सा सांड खड़ा था। अरे, अब ये कहाँ से आ गया? आज तो हमारी खैर नहीं। देख क्या रहा है, चल भाग चलते हैं। भागेंगे तो ये भी भाग सकता है, क्यों ना मिलकर इसका मुकाबला करें और इसको यहीं खदेड़ देंगे। तभी दोनों बैल उस पर हमला कर देते हैं। एक आगे से हमला करता है तो दूसरा बैल पीछे से हमला करता है। सांड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किसका मुकाबला करे, क्योंकि वो चाहता था कि ये एक एक करके आए तो वो इनको मार देगा। लेकिन दोनों बैलों ने मिलकर उसका सामना किया और उसे नीचे गिरा दिया। तभी दोनों बैल जीत की खुशी में आगे बढ़े। तभी आगे एक मटर का खेत आया। दोनों को बहुत भूख लगी थी और मोती मटर के खेत में जाकर घुस गया और उसे खाने लगा। इतने में गांव वाले लोग लाठियां लेकर आ गए और चारों ओर से मोती को घेर लिया। साथ वाला खेत सींचा हुआ था, इसलिए मोती भाग नहीं पाया। उसके पैर मिट्टी में धंस रहे थे। इधर हीरा मोती को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो भी उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है और वो लोग उन दोनों बैलों को पकड़कर ले गए और उन दोनों को बाड़े के अंदर जाकर बांध दिया जाता है। वहाँ पर और भी बहुत सारे जानवर थे, जैसे घोड़े, बकरी, भेड़ें, गधे, भैंस। सुबह से शाम हो गई, उनको खाने को कुछ नहीं दिया गया। ये तो उस गया से भी बुरे हैं, सुबह से कुछ खाने के लिए नहीं डाला। ऐसे तो यहाँ रहकर मर ही जाएंगे। बाकी सब जानवर भी बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। फिर दोनों ने देखा कि ये बाड़े की दीवार ज्यादा पक्की नहीं है,
तभी हीरा दीवार पर जोर जोर से सिर मारने लगा और थोड़ी सी दीवार तोड़ दी। तभी कुछ देर में वहां का चौकीदार आ जाता है और हीरा का ऐसा व्यवहार देखकर उसे मोटी रस्सी से बांधकर चला जाता है। रखवाले के जाने के बाद हीरा ने दीवार पर सींग मारने शुरू किया और थोड़ी देर बाद दीवार का कुछ हिस्सा नीचे गिर पड़ा। जैसे ही दीवार गिरी सब जानवर भाग गए, लेकिन हीरा को एक मोटी सी रस्सी से बांधा था। मोती ने रस्सी तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रस्सी नहीं टूटी। मोती तुम भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो। हमने इतना समय साथ बिताया है, अब तुम्हें मैं ऐसे छोड़कर कैसे चला जाऊं? जो होगा देख लेंगे, लेकिन मैं अकेले यहाँ से नहीं जाऊंगा। सुबह होने पर रखवाले को जैसे ही खबर मिली तो सभी लोग वहां पर आ गए और मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया हो गया था। लेकिन उन्हें चारा नहीं डाला गया, बस दिन में एक बार पानी जरूर दिया जाता था। बिना कुछ खाए दोनों बहुत कमजोर हो गए थे और पूरा दिन वहीं पड़े रहते थे। एक दिन सुबह सुबह गांव में डुगडुगी बजाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग एक बाड़े के पास इकट्ठा हो गए और वहां हीरा मोती को भी लाया गया। सब लोग हीरा और मोती को देखे जा रहे थे। इतने कमजोर बैल किस काम के, इनसे तो कोई काम ना होगा। तभी एक आदमी आता है। दोनों बैलों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये आदमी कौन है और उनके साथ क्या होने वाला है। लगता है आज तो हमारा सर कटने वाला है। उसके बाद वो आदमी दोनों को लेकर चलता है। हीरा और मोती उसके साथ साथ चलने लगते हैं। अगर कहीं चाल धीमी होती तो पीछे से खुद डंडे पड़ते। चलते चलते उन्हें वो रास्ता कुछ जाना जाना सा लग रहा था। ये तो वही रास्ता मालूम होता है जहाँ से हमें गया लेकर आया है। और हाँ, ये गांव भी जाना पहचाना सा लग रहा है, मतलब हमारा घर आने वाला है। खुशी से अब दोनों की रफ्तार भी बढ़ गई थी। ये लो, अपना ही गांव आ गया। इसी कुएं पर हम पानी पिया करते थे। हाँ, हमारा घर नज़दीक आ गया है। भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। ये जाने देगा तो इसे अभी मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से आगे हम ना जाएंगे। दोनों जल्दी जल्दी चलने लगे। वो हमारा थान है। और दोनों दौड़कर थान पर गए और खड़े हो गए। वो आदमी भी पीछे पीछे दौड़ा आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठा हुआ धूप सेक रहा था। बैलों को देखते ही वो दौड़ा चला आया और उन दोनों बैलों को उसने गले से लगाया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे और वो लोग झूरी के हाथ चाटने लगे। तभी उस आदमी ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे हैं? इनको तो मैं मवेशी खाने से नीलामी से लाया हूँ। मैं सब समझता हूँ, चुरा कर ले जा रहे हो मेरे बैलों को। तुम इनको कैसे बेच सकते हो? किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या हक है? जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। हाँ, मेरे बैल हैं इसलिए मेरे द्वार पर खड़े हैं। वो आदमी रस्सी से उन्हें खींचने लगता है। तभी मोती ने सींग चलाए और वो आदमी पीछे हटा। तभी मोती पीछे भागा और आदमी भी आगे आगे भागने लगता है और वो लोग उसे गांव से भगा देते हैं। गांव के लोग ये तमाशा देखकर हंसने लगे। जब वो आदमी हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ वापस आ गया। मैं तो डर ही गया था, कहीं गुस्से में आकर उसे मार ही न देते। दोबारा आएंगे तो मार भी दूंगा, पर उनके साथ नहीं जाएंगे। तभी झूरी ने उन दोनों को भूसे के साथ खली और चोकर दिया। अब दोनों बैल उस खाने को खाने लगे और झूरी दोनों बैलों को सहलाने लगा। ये देखकर झूरी की पत्नी घर से बाहर आती है और वो दोनों बैलों को सहलाती है। एक बार की बात है, मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसको अपने और अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए हर दिन बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बाद वो मुश्किलों से ही गुजारा कर पाता था।
वो एक लकड़हारे के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी था, जो जंगल में जाकर लकड़ियां तो काटता था, लेकिन साथ ही नए पौधे भी लगाता था, ताकि कभी भी पेड़ों की आबादी कम ना हो। एक दिन वो अपनी पत्नी मालती से बोलता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं बचता। मैं तो सोच रहा हूँ अब बाजार में जाकर कुछ कुछ मजदूरी कर लिया करूँ। आप भगवान पर भरोसा रखिए, एक न एक दिन हमारा जीवन भी सुधर जाएगा। मुझे उस दिन का इंतजार है। एक दिन जंगल में जाते समय मोहन को अजीब सा पेड़ दिखा। अरे, ये किस चीज का पेड़ है? मैंने तो इसे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। तो पेड़ लीची का था। उसमें चमकीले पत्ते और चमकीले फल थे, जो रत्नों की तरह दिखते थे। उसकी सुंदरता से चकित होकर मोहन ने उसमें से एक फल तोड़ लिया। जैसे ही उसने फल को चबाया, मोहन ने महसूस किया कि ये ना तो केवल स्वादिष्ट था, बल्कि उसमें जादुई शक्तियां भी थी। प्रत्येक काटने के साथ उसकी भूख गायब हो गई और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खुश महसूस कर रहा था। अरे, ये तो बहुत ही अद्भुत फल है। इसे खाते ही शरीर में एक ऊर्जा सी आ गई है। क्यों ना मैं इन्हें बाजार में बेच दूं, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। मोहन उस पेड़ से बहुत सारे फल तोड़ लेता है और उसे एक कपड़े में बांधकर बाजार ले जाता है। बाजार जाकर वो एक फल वाले के पास जाता है। हरिया भैया, मैं कुछ फल लाया हूँ, आप खरीदोगे क्या? क्यों भाई, जंगल में लकड़ियां खत्म हो गई जो आज फल तोड़ ले आया तू? अरे भाई, जंगल में फल दिखाई दिए तो ले आया, तुम खरीदोगे क्या? अच्छा, दिखा कौन सा फल लाया है तू? मोहन कपड़े की गठरी खोलता है। अरे, ये तो लीची है। लीची? मैंने तो आज से पहले ये फल कभी खाया ही नहीं था, लेकिन ये बहुत ही स्वादिष्ट है। चल ठीक है, सीजन की शुरुआत में ही तो इसे ले आया। हरिया मोहन को लीची के पैसे दे देता है और मोहन उस पैसे से घर के लिए राशन का सामान ले जाता है। अच्छा हुआ आप राशन ले आए, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अरे, वो आज जंगल में एक लीची का पेड़ मिल गया था, तो वहीं बाजार में बेच आया, इसलिए आज अच्छे पैसे भी मिल गए। क्या उस पर और भी लीचियां बची हुई है? हाँ, थोड़ी सी लगी होगी, ज्यादातर तो मैंने तोड़ ही ली थी। काश उसकी लीचियां बहुत सारी होती तो हमारी कुछ और दिन अच्छी कमाई हो जाती। और वो सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन मोहन जब सुबह उठकर जंगल में जाता है तो वो देखता है कि उस लीची के पेड़ में बहुत सारी लीचियां लगी हुई थी। अरे, कल तो मैंने ज्यादातर लीचियां तोड़ ली थी, एक ही दिन में इतनी सारी लीचियां कैसे आ गई? और मोहन लीची के पेड़ से लीचियां तोड़ने लगता है। लीची तोड़कर उसका धन्यवाद भी करता है। हे लीची के पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मुझे मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना नसीब हो पाता है। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मोहन फिर सारी लीचियों को गठरी में बांधता है और उन्हें बाजार ले जाता है और हरिया को जाकर दे देता है। लो हरिया भैया, मैं आज फिर से लीचियां ले आया हूँ। हरिया सोचता है, आज इसे ज्यादा पैसे नहीं दूंगा, इससे सस्ते में खरीदूंगा। ये तो बस जंगल से तोड़कर ही तो लाता है। और हरिया उसे थोड़े पैसे दे देता है। अरे भैया, कल तो आपने मुझे 500 रुपए दिए थे, आज बस 200 रुपए। अरे, कल की तेरी सारी लीचियां पड़ी पड़ी खराब हो गई, किसी ने भी नहीं खरीदी। मुझे तो कल तेरी वजह से बहुत घाटा हुआ है। अब मैं इनके बस 200 रुपए ही दे सकता हूँ। लेने हैं तो ले लो, वरना अपनी ये लीचियां उठाकर कहीं और बेच दो। नहीं हरिया भैया, ये आप ही रख लो। और मोहन उदास होकर वहां से चला जाता है। आज जाकर कुछ लकड़ियां काट लेता हूँ, 200 रुपए में घर कैसे चलेगा? ऐसा सोचकर मोहन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में वापस आ जाता है। जाते हुए वो रास्ते में देखता है कि उसे वो लीची का पेड़ लीचियों से भरा हुआ मिलता है। अरे, ये कैसे हो सकता है? सुबह ही तो मैंने इतनी सारी लीचियां तोड़ी थी, ये इतनी जल्दी इसमें इतनी सारी लीचियां फिर से कहाँ से आ गई? तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है।
मैं एक जादुई लीची का पेड़ हूँ। मेरी लीचियाँ कभी खत्म नहीं होंगी। तुम जितनी चाहे लीचियाँ तोड़ सकते हो। तुम बोल सकती हो? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। तुमने अपना घर चलाने के लिए जितने पेड़ काटे हैं उससे कहीं ज्यादा तुमने पेड़ लगाए हैं। मैं तुम्हारे इन्हीं कर्मों का फल हूँ। मोहन उसकी बात सुनकर बहुत खुश होता है और वो भागकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ये तो बहुत खुशी की बात है जी। अब से ना हम बाजार में खुद का लीचियों का ठेला लगा लेंगे, क्योंकि बाजार वाले आपसे सस्ते में खरीदकर महंगा बेचते हैं। लेकिन हरिया तो बता रहा था कि उसकी लीचियाँ किसी ने भी नहीं खरीदी। कल मैं बाजार में गई थी तो मैंने देखा कि लोग हरिया से लीचियाँ खरीद रहे थे और वो लीचियाँ भी महंगे दाम पर बेच रहा था। वो दोनों जंगल में जाते हैं और लीची के पेड़ से लीचियाँ तोड़ लेते हैं। अब वो बाजार में एक ठेली पर लीची बेचने लगते हैं। लीची को देखकर सभी लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसकी ठेली पर लोगों की भीड़ लग जाती है। कुछ ही देर में उसकी सारी लीचियां बिक जाती है। जो भी लोग उससे लीची लेते हैं और खाते हैं तो वो खुद में एक बहुत अच्छी ऊर्जा महसूस करते हैं, जिस कारण अब रोज मोहन की ठेली पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उसकी सफलता देख हरिया को उस पर बहुत ईर्ष्या होती है। इस लकड़हारे की वजह से तो मेरी पूरी दुकानदारी ही खराब हो गई है। मुझे जल्द ही इसका कुछ ना कुछ करना होगा। एक दिन हरिया मोहन के पीछे पीछे जंगल में जाता है और वो लीची का पेड़ देख लेता है। मोहन के जाने के बाद हरिया लीची के पेड़ के पास आता है। तो ये है वो पेड़ जिसने मोहन को मालामाल कर दिया। मैं अभी इस पेड़ को काट देता हूँ, फिर वो मोहन कभी लीची नहीं बेच पाएगा। और हरिया एक कुल्हाड़ी से उस लीची के पेड़ पर वार करता है। ऐसा करते ही उसे बहुत तेज करंट का झटका लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। उसकी जब आंखें खुलती है तो वो खुद को मोहन के घर में पाता है। अरे हरिया भैया, आप ठीक तो हो ना? आपके साथ जंगल में क्या हुआ जो आप बेहोश हो गए? हरिया मोहन को सारी बात बताता है और अपने किए की माफी मांगता है। फिर वो वहां से अपने घर चला जाता है। अब मोहन जादुई लीची की वजह से एक अमीर इंसान बन गया था और वो अपने परिवार के साथ बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है।